तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मीनिंग समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने की विधियां क्या क्या हैं। तो विधियां जो हैं मेनली 6 तरह की हैं विधियां। पहली है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन द्वारा ध्रुवण। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें मेथड क्या होगा पोलराइज करने का। उसके बाद मेलस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ बताया इसमें। ध्रुवण कोण क्या होता है, ये चीज़ इसमें पढ़ेंगे हम। उसके बाद ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर ने एक नियम दिया, ब्रूस्टर का नियम हम कैसे डिराइव करेंगे। अगला तरीका है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। ये इसमें हम एक मेन चीज़ होती है पाइल ऑफ प्लेट्स, मीन्स रिफ्रैक्शन के थ्रू कैसे हम पोलराइजेशन अचीव कर सकते हैं। पाइल ऑफ प्लेट्स, तो एग्जैक्ट पाइल ऑफ प्लेट्स तो हमारे पास नहीं है, खैर वो हायर लेवल पे होता है। और साथ ही साथ ये रिफ्लेक्शन जब पढ़ लेंगे आप तो उसी से ये रिज़ल्ट की फॉर्म में ये भी थोड़ा सा आगे निकल आता है, तो इसको भी देखेंगे हम। फिर तीसरा है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, प्रकीर्णन जिसे कहते हैं हिंदी में। प्रकीर्णन के द्वारा भी ध्रुवण उत्पन्न किया जा सकता है। इसके बाद आता है पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, मीन्स द्वि अपवर्तन। इस घटना से, ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। निकोल प्रिज्म जो है वो इसी से ओरिजिनेट होता है। इसके बाद है पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म। डाइक्रोइज्म यानी कि द्विवर्णता। ये घटना है जो क्रिस्टल डबल रिफ्रैक्शन शो करते हैं, उनमें से कुछ में जो है वो द्विवर्णता भी पाई जाती है। द्विवर्णता से भी हम जो है वो पोलराइज्ड लाइट ले सकते हैं। और लास्ट में आता है हमारे पास पोलराइजेशन बाय पोलराइड। पोलराइड को हिंदी में पोलराइड ही कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, क्या होता है, क्या संरचना है, किस तरह से कार्य करता है, क्या उपयोग हैं इसके। तो ये अगर आप पढ़ेंगे तो ये काफ़ी डिटेल में भी है, बहुत शॉर्ट भी इसको किया जा सकता है। तो बहरहाल पहला और आखिरी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, एग्ज़ाम में आते हैं। और बाकी डबल रिफ्रैक्शन, डाइक्रोइज्म, ये दूसरे लेवल पे रखूँगा मैं, इनसे थोड़ा सा कम। और रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, ये तीसरे लेवल पे रखेंगे हम, इम्पॉर्टेंस के लेवल में अगर रखें। वैसे तो 6 ही इम्पॉर्टेंट। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, परावर्तन द्वारा ध्रुवण। इसमें एक टर्म पोलराइजिंग एंगल आएगा, ध्रुवण कोण, पेपर में आता है अलग से। और ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर का नियम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसको। सबसे आसान विधि, आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने पोलराइजेशन की विधियाँ डिस्कस करी थी। तो उसमें 6 विधियाँ थी पोलराइजेशन को, उनमें से सबसे पहली ये होती है, और ये सबसे आसान विधि है, परावर्तन द्वारा ध्रुवण। परावर्तन कराने के लिए क्या चाहिए आपको, ज़्यादा से ज़्यादा एक रिफ्लेक्टिंग मीडिया, और उसके अंदर भी आपको नहीं घुसना है, आपको रिफ्लेक्शन में उससे बस लाइट पास मतलब रिफ्लेक्ट करा देनी है। तो इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है। बाकी तरीक़ों में लाइट क्रिस्टल के अंदर घुसती है, यहाँ पर लाइट क्रिस्टल के अंदर नहीं घुसती है, हमें ऊपर से ही ऊपर रिफ्लेक्ट होकर पोलराइज्ड लाइट मिल जाती है। फिर इसके बारे में सबसे पहले जो है वो मेलस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1808 में इसके बारे में बताया था। इस चीज़ को हमने थोड़ा सा अपने इंट्रो वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब पोलराइजेशन चैप्टर की स्टार्टिंग की थी हमने। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लें, इससे पहले के वीडियोज़, ताकि इसके अंदर के और सारे कंसेप्ट्स आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। मेलस ने क्या किया था कि उनके कमरे की खिड़की थी, और उस खिड़की की जो कांच था उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के सनलाइट उनके कमरे में आ रही थी। उन्होंने ऐसे ही उसके सामने कैल्साइट का क्रिस्टल रखा, और कैल्साइट का क्रिस्टल रख करके जब उसे घुमाना शुरू किया, रोटेशन देना शुरू किया, तो यहाँ पर जो उससे लाइट निकल के आई उसमें उसकी इंटेंसिटी में वेरिएशन देखे उन्होंने।
जो वीडियो नंबर 6 था हमारा, अगर आप उसे फिर से जाके देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो उसमें देखेंगे आप कि किसी लाइट को डिटेक्ट कैसे करेंगे कि वो अध्रुवित है या आंशिक ध्रुवित है। तो उस तरीक़ों में हमने यही देखा था कि क्रिस्टल लाइट के सामने रखना है और उसको एक कंप्लीट रोटेशन देना है और क्या वेरिएशन होंगे उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो इन्होंने यही तरीका अपनाया और ये देखा कि इंटेंसिटी में वेरिएशन आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब रिफ्लेक्शन से जो लाइट आ रही है इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है, उसी को उन्होंने कहा कि हाँ भाई इसमें ध्रुवण हो रहा है थोड़ा थोड़ा। 1809 में उन्होंने अपनी ये थ्योरी पब्लिश की और उसमें सबसे पहले उन्होंने ध्रुवण शब्द का उपयोग किया। हालांकि खोज हाइगन्स की करीब मानी जाती है जब उन्होंने द्वि अपवर्तन को एक्सप्लेन किया था, लेकिन ध्रुवण शब्द का उन्होंने प्रयोग नहीं किया था। ध्रुवण शब्द का प्रयोग सबसे पहले मेलस ने किया था। इसके बाद जब इन्होंने इतना डिस्कवर कर लिया तो उन्होंने ये देखना शुरू किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम बदलते हैं तो इस लाइट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो उन्होंने पता किया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी कराया जाए तो जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है वो बदलती है। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन मतलब कितना अमाउंट में ये लाइट पोलराइज हो रही है, कितना पोलराइज हो रही है, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन है, यानी कि पोलराइजेशन का स्तर क्या है वो इस एंगल आई पे डिपेंड करता है। और फिर आई को बदलते बदलते डिफरेंट एंगल पे पास करा के उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर एंगल आई पी है जिसको हम ध्रुवण कोण बोलते हैं, जिस पर कि लाइट जो है वो कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है, कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है। ये सब काम मेलस कर रहा है। अब जब आईपी मिल गया, उसे ध्रुवण कोण मिल गया, फिर उसने सोचा कि कहीं म्यू और आईपी में कोई रिलेशन तो नहीं होता, मतलब मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है खिड़की के ग्लास का और जो ये एंगल आ रहा है आईपी जिस पर कि समतल ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है, इसमें कोई रिलेशन तो नहीं है। जब उसने इसे खोजना शुरू किया तो फिर प्रॉब्लम आई उसके सामने, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा ठीक से नहीं कर पाया। उस समय जो कांच थे वो इतने प्योर क्वालिटी के नहीं थे, तो वो उसका काम यहीं पर रुक गया। फिर उसके बाद 1815 में ब्रूस्टर एक साइंटिस्ट थे, तो ब्रूस्टर ने क्या किया, आईपी और म्यू के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया जिसे म्यू इज इक्वल टू tan IP कहते हैं, यानी कि ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया था। साथ ही साथ इन्होंने बताया था कि उस समय जिस समय कि ये ध्रुवण पूरी तरह से हो रहा होता है, उस समय जो परावर्तित किरण है और जो अपवर्तित किरण है वो आपस में 90 डिग्री होती है, यानी कि एक दूसरे के लंबवत होती है। तो इस तरह से परावर्तन के थ्रू जो ध्रुवण है उसकी कहानी इस तरह से आती है। अब हम डिटेल में देखेंगे कि परावर्तन द्वारा ध्रुवण की परिभाषा क्या होनी चाहिए, ध्रुवण कोण की परिभाषा क्या होनी चाहिए और ब्रूस्टर का नियम क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि परावर्तन द्वारा ध्रुवण की परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आइए अब देखते हैं कि परावर्तन द्वारा ध्रुवण की क्या परिभाषा होगी। तो इसमें ज़रा डायग्राम समझ लीजिए आप। ये हमने थोड़ा प्रेस्क्राइब्ड तरीके से इसका डायग्राम बनाया है, जिसमें ये तो एक कांच का स्लैब है, ग्लास स्लैब है, एक्स वाइज की ये सतह है, इसके ऊपर ये प्रकाश आपतित हो रहा है, ये अध्रुवित प्रकाश है। देखिए रिजॉल्व पार्ट के कंपोनेंट्स में बनाया है हमने, एक कंपोनेंट इस तरफ बना दिया और एक डॉट बना दिया, तो ये अध्रुवित प्रकाश ही माना जाएगा पूरा, जब कंपन चारों तरफ है। ये AO प्रकाश जो है वो O पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है। ये ON अभिलंब है, यहाँ से करीब 90% लाइट जो है वो ये अपवर्तित हो जाती है और कुछ हिस्सा बचा हुआ जो है वो परावर्तित होता है। मेलस ने बताया था कि वैसे तो ये आंशिक ध्रुवित होता है, लेकिन अगर हम इसको पोलराइजिंग एंगल पे डालें, खास कोण होता है आपतन कोण, जैसे ध्रुवण कोण कहते हैं, अगर हम उस कोण पे लाइट को इंसिडेंट करें तो ये फिर लाइट बिल्कुल पूरी तरह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाती है, समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। और इसके कंपन की दिशा जो है वो इस तरह से आएगी। क्या कहेंगे, दो तरह से कहा जाता है, या तो आप प्लेन ऑफ इंसिडेंस के लेवल पे कह लीजिए। प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या है, AOB, ये है प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर, मतलब हम ऐसे कहेंगे कि परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित है, जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर्स के कंपन आपतल तल के लंबवत दिशा में है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं प्लेन ऑफ पेपर, ये प्लेन ऑफ पेपर भी यही है, प्लेन ऑफ पेपर के लंबवत दिशा में है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो सतह है XY, ये ग्लास स्लैब की जो सतह है, इस ग्लास सतह की से समांतर है। ये देखिए इस तरह से ये इसके समांतर है। तो किसी किसी किताब में किसी किसी तरह लिखा रहता है,
आपको हर चीज़ आनी चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपतन तल में या फिर उसके परपेंडिकुलर, या यहाँ तो ये तल में लिखा है, यहाँ परपेंडिकुलर लिखा है, फिर कंफ्यूज होंगे। तो क्लियर कट पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। बात आती है क्या लिखेंगे हम परावर्तन द्वारा ध्रुवण में। जब अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में चलती हुई, ये देखिए हवा में चलती हुई आ रही है, किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम की सतह पर, ये पारदर्शी माध्यम कांच हो गया, इसकी सतह XY हो गई, इसके ऊपर ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, IP है ये एंगल पर्टिकुलर, जिस तो परावर्तित प्रकाश, ये जो परावर्तित प्रकाश है ये पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है तथा इसके कंपनों की दिशा क्या होगी, आपतन तल के लंबवत होती है। ये आपतन तल है AON आपतन तल, उसके लंबवत यानी कि इस तरह से होगी। तो ये परावर्तन द्वारा ध्रुवण की परिभाषा होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं दूसरी डेफिनेशन पे हमारी, पोलराइजिंग एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवण कोण क्या होता है। तो हमने बताया कि कोई भी अगर कोण ले लें हम तो आंशिक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम ध्रुवण कोण ले लें, IP ले लें, तो उसके ऊपर समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो इसी से हमारी डेफिनेशन बन जाएगी, वह आपतन कोण जिस पर पारदर्शी माध्यम की सतह पर पड़ने वाला अध्रुवित प्रकाश, ये पारदर्शी माध्यम की सतह है और उस पर पड़ने वाला अध्रुवित प्रकाश कोण इस कोण पे पड़ रहा है, तो उसके साथ क्या हो, परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तन हुआ उसका, और उसके पश्चात पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड अगर हो जाता है तो हम इसे क्या कहेंगे, ध्रुवण कोण कहते हैं। इसको IP से शो करते हैं। तो ये इसमें कोई बताने वाली बात है ही नहीं, ये तो क्लियर है ही डायग्राम से, इसे नोट कर लिया करें आप। मैं सजेस्ट करूँगा कि वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और फिर उसके बाद ये डेफिनेशन और डायग्राम वगैरह बना लिया करिए आप। आइए स्टूडेंट्स अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी देख लेते हैं नोट की फॉर्म में। तो पहला नोट है कि इनकी वैल्यू क्या होगी, IP की वैल्यू डिफरेंट मीडिया के लिए क्या क्या होती है। तो वायु और कांच मतलब एयर और ग्लास के लिए इसकी वैल्यू 57 होती है, एयर और वाटर के लिए इसकी वैल्यू 53 होती है। कैलकुलेट हम आगे अभी ब्रूस्टर लॉ पढ़ेंगे, μ = 10 IP, तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते हैं तो IP निकल आएगा, तो वहाँ से कैलकुलेट करा जा सकता है। दूसरा नोट है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 या 90 हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 का मतलब समझते हैं, लाइट सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाए, मतलब नॉर्मल के लॉन्ग आ जाए, ये I0 हो गया, और I90 का मतलब इस तरफ से आ रही है, सरफेस के लॉन्ग आ रही है, तो अभिलंब से 90 डिग्री बन गया। तो ऐसे केसेस में क्या अब ध्रुवण होगा या नहीं होगा, तो रिफ्लेक्टेड लाइट इज़ अनपोलराइज्ड, मतलब इस केस में जो परावर्तित प्रकाश है पूर्णतया अनपोलराइज्ड होगा, कोई पोलराइजेशन उसमें नहीं होगा। पोलराइजेशन तभी होता है जब वो ये रेखा ON और OX के बीच में हो, ON या OX में होने पे कोई ध्रुवण नहीं होता है। तीसरी बात है कि वैल्यू ऑफ IP डिपेंड्स अपॉन लैम्डा ऑफ लाइट, मतलब ये जो लाइट आ रही है यहाँ से, इसका ये मैं फिर से बना देता हूँ, ये जो लाइट आ रही है इसका वेवलेंथ क्या है। तो अगर मान लीजिए सपोज करिए इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो जो IP है वो इस लैम्डा के हिसाब से डिसाइड होगा। कहने का मतलब मैं लैम्डा अगर बदल दूँ तो IP बदल जाएगा। अब देखिए मान लीजिए सपोज करो मिक्सचर ऑफ लाइट आ रही है, लाइट का मिक्सचर आ रहा है, मतलब उसमें λ1 λ2 मान लिया सपोज केवल 2 ही वेवलेंथ हैं और ये लाइट आ रही, तो λ1 के लिए IP अलग होगा और λ2 के लिए IP की वैल्यू अलग होगी। तो अब आप मान लिया सपोज करो इस λ1 के हिसाब से IP पे रखोगे तो इस वाले का तो पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश मिल जाएगा, लेकिन λ2 के लिए तो वो IP नहीं है ना, तो यानी कि इसका तो आंशिक ध्रुवित प्रकाश इधर मिलेगा, तो ओवरऑल मिला के फिर वो आंशिक ध्रुवित हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फिर आपको अगर मिक्सचर ऑफ लाइट है तो उसमें अगर पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश चाहिए तो फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी पड़ेगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल लैम्डा, भाई एक लैम्डा रखिए और उसके हिसाब से जो IP होता है उस पर डालिए तो आपको कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज मिल जाएगी। अब अगर इसी के साथ मिक्सचर में λ2 भी आ रहा है तो λ2 के लिए ये IP कुछ और होना चाहिए, तो यहाँ पर तो आपने उस पर नहीं डाला, तो इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग λ2 के करस्पॉन्डिंग थोड़े से कंपोनेंट इस तरह से भी आ जाएंगे और फिर ये कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड नहीं रह जाएंगी। तो अगर आपको कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट चाहिए तो फिर यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी पड़ेगी। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि परावर्तन द्वारा जो ध्रुवण हुआ है ये ऐसा क्यों होता है कि इस तरह के कंपोनेंट इधर आ जाते हैं और इस तरह के इधर चले जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो अध्रुवित प्रकाश है इसमें कंपन किस तरह से बनाए हमने,
इस तरह से बनाए हैं। ये एक रिजॉल्व कंपोनेंट फॉर्म होता है, इसके बारे में मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा मैं, तो आप उसको स्टडी कर लीजिएगा कि अध्रुवित प्रकाश में ज़रूरी नहीं है कि चारों तरफ कंपन बनाए जाए, हम केवल 2 दिशाओं में कंपन बना के उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मेनली 2 तरह के कंपन दिखाए हैं। वहाँ उस वीडियो में भी मैंने आपसे यही बताया था कि इस तरीक़े को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं पर ये तरीका यूज़ होता है, कहीं पर चारों तरफ इस तरह कंपोनेंट बना करके यूज़ कर देते हैं। तो इस वाले आर्टिकल में जो है यही वाला तरीका इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे अध्रुवित प्रकाश जब आ रहा है तो इसमें जो 2 तरह के कंपन हैं, तो हमारा जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसके अंदर 2 कंपन हैं। एक तो ये डॉट वाला, मतलब प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ पेपर पे परपेंडिकुलर कह लीजिए, या फिर प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर कह लीजिए, या फिर ये जो सतह है एक्स वाई है, ये पूरी सतह है, ये तो लाइन दिखा रखी है ना यहाँ, ये पूरी सतह है, या फिर कह लीजिए इसके पैरेलल, ये चीज़ इस सतह के पैरेलल कही जाएगी, ये भी चीज़ पैरेलल कही जाएगी, सब चीज़ें पैरेलल कही जाएगी। तो ये है आपका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला जो कंपोनेंट है आपका ये कहलाएगा इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस में है ये, इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब इनके साथ क्या क्या होगा जब ये इनका रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे ओ पॉइंट पे आके, तो इनके साथ क्या क्या होगा। तो देखिए इसको आप समझने की कोशिश करें। जैसे ये हमारे पास सतह एक्स वाई है और इसके ऊपर ये वाला प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर, मींस ये वाला कंपोनेंट जो है वो आ रहा है। तो आप देखिए इसके ऊपर जब ये आएगा चलते चलते तो इससे ये रिफ्लेक्ट होने में आसानी होगी। लेकिन जब ये वाला आएगा, ये वाला, तो ये वाला जब इस पे आएगा तो ये इस तरह से इसको पेनिट्रेट करता हुआ, मतलब इसके अंदर ही घुसता चला जाएगा। ये सरफेस के लॉन्ग नहीं आ रहा है, ये डिफरेंट एंगल्स पे टकराता चला जाएगा। जैसे ये पहला पार्ट टकराया, फिर अंदर घुसा, और दूसरे पार्ट्स टकराते गए। तो ये वाला कंपोनेंट जो है वो डिफरेंट एंगल्स पे टकराएगा सरफेस पे, और ये वाला जो है वो केवल पैरेलल बिल्कुल इस तरह से आके ऐसे और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो है वो एक्स वाई सतह के पैरेलल रहता है, और ये वाला एक्स वाई सतह के कैसा, साथ डिफरेंट एंगल्स बनाता है। तो इसमें इसका तो क्या होता है, इसका तो परावर्तन हो जाता है, ये तो उधर अपने उस मीडियम में चला, जिस मीडियम से आया तो उसी मीडियम में चला जाता है रिफ्लेक्ट होके, और ये क्या करता है, डिफरेंट एंगल वाला ये घुसता चला जाता है, ये जो है वो अपवर्तित हो जाता है। तो यही कारण है कि हमें परावर्तित प्रकाश में जो है वो इस तरह के कंपोनेंट्स मिलते हैं। आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर या फिर प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर। ये वाइब्रेशन यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये वाइब्रेशन चूँकि मैक्सिमम वहाँ निकल गए, थोड़े बहुत यहाँ रह जाते हैं, तो इसलिए जो है, और बाकी ये वाले तो आ ही जाते हैं सारे प्लेन ऑफ पेपर वाले, तो इसलिए ये वाला लाइट आपकी आंशिक ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। अब आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। हमारा लास्ट टॉपिक है, हमने परावर्तन द्वारा ध्रुवण पढ़ लिया, हमने ध्रुवण कोण पढ़ लिया, अब ब्रूस्टर का नियम। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 1809 में मैलस ने ये सब बताया था कि आईपी क्या होता है और उस पर क्या क्या घटनाएं घटती हैं। लेकिन जब आईपी और म्यू में रिलेशन निकालने का आया टाइम, तो मैलस उसे नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास प्योर कांच नहीं था। फिर 1815 में प्योर कांच लेकर के ब्रूस्टर ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंटली ही उसने बताया कि म्यू और आईपी में क्या रिलेशन होता है, उसे ही हम कहते हैं ब्रूस्टर का नियम। और बाद में थ्योरेटिकली फिर फ्रेस्नेल ने इसे प्रूफ किया था, म्यू इज इक्वल टू 10 आईपी को। तो क्या है ब्रूस्टर का नियम, तो इसमें बताया था इन्होंने कि जब साधारण प्रकाश, साधारण या ध्रुवित कुछ भी कह सकते हैं आप, किसी अपवर्तक माध्यम की सतह पर, ये अपवर्तक माध्यम है, उसकी सतह पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, आईपी पे आ रहा है, तो माध्यम का अपवर्तनांक मीन्स इस मीडियम का अपवर्तनांक म्यू और ये जो आईपी है, इनमें क्या रिलेशन होगा, तो माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्शीय आईपी का जो है tan कितना है उसके बराबर होता है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू tan आईपी। यही ब्रूस्टर का नियम है, एक्सपेरिमेंटली बताया था। एक्चुअली इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये भी बताया था
कि ये जो परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण है ये दोनों एक दूसरे के 90 पे होती हैं, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होती हैं। और इसी बेस पे उन्होंने अपना ही ब्रूस्टर का नियम प्रूफ किया था। तो एक्सपेरिमेंटली ही कहा जाएगा प्रूफ, थ्योरेटिकल प्रूफ फ्रेस्नेल ने दिया था इनका। प्रूफ ऑफ ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो आप जा कर के पहले उसे देखें, उसके बाद हम ये समझ में आएगा आपको ज़्यादा। और रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे एट पोलराइजिंग एंगल, अगर किरण पोलराइजिंग एंगल पे आ रही है आपतित किरण, तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में क्या संबंध होगा। ये दोनों जो प्रूफ हैं ये दोनों एक दूसरे के आप उल्टे सुल्टे समझ सकते हैं। ब्रूस्टर के लॉ में हम यही चीज़ स्टार्ट करेंगे कि ये दोनों रे 90 पे होती हैं, ये ब्रूस्टर ने एक्सपेरिमेंटली पता किया था और उसके बेस पे तब एक्सप्लेनेशन दे करके कैलकुलेशन करके वो म्यू इज इक्वल टू 10IP लाया। और उल्टा इसका चलेंगे तो ये इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा, मतलब हम ब्रूस्टर लॉ को अगर मान लें तो ये 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा और 90 डिग्री को मान लें तो ब्रूस्टर लॉ प्रूफ हो जाएगा। तो इसलिए एक बार आप इस प्रोसीजर को ध्यान से देखेंगे ब्रूस्टर लॉ के प्रूफ को, तो आपको अगला वाला आर्टिकल अपने आप ही याद हो जाएगा, मतलब उसको आपको पूरा परफॉर्म करने की ज़रूरत भी नहीं है और आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। तो आइए शुरू करते हैं इसका प्रूफ। तो ब्रूस्टर ने प्रयोगों द्वारा ये पाया कि जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित और अपवर्तित किरणें, परावर्तित किरण OB है और अपवर्तित किरण OD है, ये दोनों किरणें एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ये चीज़ आप सबसे पहले लिखेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब आपको कुछ नोट करना हुआ कि करें तो आप वीडियो पॉज कर दिया करिए और कॉपी पे नोट कर लिया करिए। तो अर्थात किरणें लंबवत होंगी, अर्थात ये एंगल BOD, एंगल BOD ये कितना होगा 90 डिग्री। ये ब्रूस्टर ने एक्सपेरिमेंटली पता किया था। अच्छा, अब अगर एक्सपेरिमेंटली उसने ये 90 पता कर दिया तो इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप देखिए ये परावर्तित किरण है, ये आपतन कोण है, तो परावर्तन कोण भी IP होगा। वो नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और अपवर्तन कोण ये आपका R रहा। अब देखिए NON' ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, इधर हमें क्या कहा है, ये 90 डिग्री पता है, बाकी IP और R बचे, तो हम IPR में कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। कैसे, देखिए, चूँकि NON' एक सरल रेखा है, सरल रेखा है तो क्या होना चाहिए, सरल रेखा है तो जितने भी सारे एक तरफ के एंगल हैं ये सब 180 डिग्री होने चाहिए। तो इसका मतलब IP प्लस 90 डिग्री प्लस R, ये देखिए ना, यहाँ से लेके IP प्लस 90 प्लस R, ये पूरा कितना होगा 180, क्योंकि ये एक सरल रेखा है। अब इसमें देखिए IP प्लस R ये इज इक्वल टू हो जाएगा जाकर के 90, यहाँ से R इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस IP। इसमें अगर हम दोनों तरफ साइन ले लें, टेकिंग साइन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, साइन R इक्वल टू साइन 90 माइनस IP। इसका मतलब साइन R इज इक्वल टू कॉस IP। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है हमारी। तो ब्रूस्टर के हिसाब से जो 90 डिग्री था एंगल, उससे हमें ये हेल्प मिली कि साइन R इक्वल टू कॉस IP हमने डिराइव कर लिया। अब देखिए स्नेल का नियम एक होता है अपवर्तन के लिए, जो लगता है वो तो कहीं भी सही रहेगा, उसका इन सबसे कोई मतलब नहीं, उसे तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण चाहिए। तो अब हम उसे अप्लाई कर देते हैं। तो बिंदु O पर स्नेल के नियम से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए, अगर O पर स्नेल का नियम लगाते हैं तो म्यू इज इक्वल टू साइन और IP अपॉन साइन R।
जिधर से जिधर रे जा रही है, इधर से इधर जा रही है, तो जिधर से आ रही है वो ऊपर आता है एंगल, और जिधर की तरफ जा रही है वो एंगल हमेशा नीचे आता है। अगर ये मीडियम 1 और 2 होता तो भी ये 1 म्यू 2 ऐसे कहा जाता। यहाँ पर चूँकि एयर मान रहे हैं हम और इसे ग्लास मान रहे हैं या कुछ मान रहे हैं, तो इसलिए ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये स्नेल का नियम हमने ये लगा दिया। स्नेल के नियम को लगाया तो इसमें अब साइन आर की वैल्यू आप फर्स्ट से डाल देंगे, सब्सटीट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट से वैल्यू जब डालेंगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई पी, और साइन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस आई पी। साइन अपॉन कॉस ही क्या हो जाएगा, टेन आई पी। यही ब्रूस्टर का नियम का सत्यापन है। तो देखिए सिंपल सी चीज़ थी, आपने बस ये 90 ले लिया था तो आपने उसका यूज़ किया स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट का, और उससे आपने साइन आर इज इक्वल टू कॉस आई पी निकाल दिया। स्नेल का नियम लगा के उसमें साइन आर की वैल्यू रख दी आपने, कॉस आई पी, म्यू इज इक्वल टू टेन आई पी प्रूफ हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये जो दूसरा है हमारा कि रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे एट पोलराइजिंग एंगल। मतलब अगर आईपी पे लाइट आ रही है तो उस केस में इन दोनों किरणों के बीच में जो 90 डिग्री होता है ये हमें प्रूफ करना है। तो इस केस में हम ब्रूस्टर लॉ को एज इट इज़ फॉलो कर लेंगे। तो देखिए आप जब आप दोनों लिख लेंगे उसके बाद देखिएगा आप इसी का उल्टा प्रोसीजर वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रूफ करते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं ब्रूस्टर के नियम से। तो ब्रूस्टर के नियम से क्या है, म्यू इज इक्वल टू टेन आई पी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम से क्या है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई पी अपॉन साइन आर। ये ब्रूस्टर के नियम से हो गया। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड, अब फर्स्ट सेकेंड में क्या है, दोनों तरफ म्यू है, तो इसका मतलब ये हो गया टेन आई पी इज इक्वल टू साइन आई पी अपॉन साइन आर। इसको लिख दीजिए साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी इज इक्वल टू साइन आई पी अपॉन साइन आर। साइन आई पी ये कैंसिल हो जाएंगे, तो जो क्या जाएगा कॉस आई पी इज इक्वल टू साइन आर। इसमें क्या कर दीजिए, कॉस आई पी इज इक्वल टू साइन को लिख देंगे हम कॉस 90 माइनस आर। कॉस कॉस हट जाएगा तो ये हो जाएगा आई पी इज इक्वल टू 90 माइनस आर, यानी कि आई पी प्लस आर इज इक्वल टू 90। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। ध्यान दीजिए जब ब्रूस्टर का नियम प्रूफ कर रहे थे तो उसमें स्टार्टिंग में आई पी प्लस आर 90 ही आया था, तब आगे बढ़े थे। अब यहाँ पे हम इस तरह से करके इसको 90 ले आए हैं। अब जो जिधर से ये आया था 90 आई पी प्लस आर 90, उसी को उल्टा कर देंगे तो नियम आ जाएगा हमारे पास। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करते हैं हम, सिंस एन ओ एन डैश ये स्ट्रेट लाइन है, इज स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है तो क्या होना चाहिए, ये सारे एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। अभी मुझे ये 90 पता नहीं है, तो आई पी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस आर, आई पी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस आर, ये पूरा 180 होना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, आई पी प्लस आर एक साथ कर लें ताकि ये वैल्यू पुट हो जाएगी, प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा इसमें, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम थर्ड, तो इसकी वैल्यू डाल देंगे आई पी प्लस आर की, तो हो जाएगा 90 प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180, यानी कि एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 90। बी ओ डी 90 का मतलब ये हो गया कि बी ओ बी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ओ डी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। तो इसका मतलब ये हो गया, अर्थात परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर मीन्स म्यूचुअली परस्पर लंबवत होती हैं। कब होती हैं, जब हमने ब्रूस्टर लिया था नियम, यानी कि पोलराइजिंग एंगल। तो जब पोलराइजिंग एंगल पे लाइट इंसिडेंट होती है तो परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर 90 डिग्री पे होती हैं। ये इसका प्रूफ हुआ, और इसी को अगर उल्टा करके अप्लाई कर दें, मतलब ब्रूस्टर ने यही तो शुरू में ले लिया था कि ये एक्सपेरिमेंटली ये 90 होती हैं, तो फिर आप उसको उल्टा करके ले लेंगे तो वो ब्रूस्टर का नियम प्रूफ हो जाता है। तो हमने जो भी दो आर्टिकल पढ़े हैं इस वीडियो में, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। एक तैयार करें, दूसरा अपने आप तैयार हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं।
और अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि ध्रुवण करने के जो और तरीके हैं, एक अब स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन द्वारा भी किया जा सकता है, तो उस तरीके को और भी बाकी सब तरीके हम जो हैं अगले वीडियोस में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।